किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं नंदिनी। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन। इस कार्यक्रम में हम कृषि से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं और हमारी कोशिश होती है कि इस कार्यक्रम से मिली जानकारियों को आप अपनाकर न सिर्फ अपनी खेती को बेहतर बनाएं बल्कि इससे अच्छा लाभ भी कमा सके। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कृषि जगत की हलचल कृषि समाचार के माध्यम से। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज के खास कृषि समाचार में। पशु पंछियों से आम की फसल को बचाने के लिए नेट का करें इस्तेमाल। बड़ी जोत वाले किसानों के लिए फसल का आकलन करना हुआ आसान। गर्मियों में करें मल्चिंग विधि से सब्जी की खेती, मिट्टी की नमी रहती है बरकरार। हमारे यहाँ आम एवं लीची की खेती व्यापारिक स्तर पर की जाती है, लेकिन कभी कभी किसान भाइयों की थोड़ी सी असावधानी उनकी पूरी फसल को बर्बाद कर देती है। ऐसे में आम के फसल को पशु पंछियों से बचाने के लिए उद्यान निदेशालय द्वारा किसानों को अनुदानित दर पर नेट मुहैया कराया जा रहा है। आम और लीची के फल पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। ऐसे में उन्हें पशु पक्षियों एवं गिलहरियों से बचाना ज़रूरी है। अगर समय रहते उपाय नहीं किए गए तो किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो किसान भाइयों, इसके लिए आपको अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उद्यान विभाग आम और लीची के फलों को सुरक्षित रखने के लिए अनुदानित दर पर नेट उपलब्ध करा रही है, जिसे आप अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। गिलहरी वगैरह को बचाने के लिए भी नेट से कवरिंग अगर कर दिया जाए तो आम की जो है सुरक्षा हो जाती है, जो जानवरों, कोई बाहरी जानवरों से नुकसान नहीं होता है और साथ साथ उसका जो है क्वालिटी भी उससे अच्छा प्राप्त होता है। तो ये एक नई तकनीक है। बड़ी जोत वाले किसानों की एक बड़ी समस्या होती है कि फसलों की उपज का आकलन करना। इससे निजात पाने के लिए कृषि वैज्ञानिक भी नए नए तकनीक का प्रयोग करते हैं, जिससे उनके उपज का आकलन करना बेहद आसान हो जाता है। खेतों में फसलों की उपज कितनी होगी, कितना मुनाफा या नुकसान होगा, ये बड़ी जोत वाले किसानों को आकलन करने में काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। किसान भाई, कृषि वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक बनाई है जिससे फसलों की उपज का अंदाज़ा बड़ी ही आसानी से लगाया जा सकता है। किसान भाई अपने पूरे खेत में से 10 गुना 5 मीटर के प्लॉट का चयन कर ले, जो ये दर्शाता हो कि फसल लगभग इसके बराबर है। फिर उस 10 मीटर गुणा 5 मीटर वाले क्षेत्र के चारों कोनों पर कील लगा दें और उसे रस्सी से घेर दें। उसके बाद उस रस्सी के अंदर के फसल को काट कर अंदर की ओर रखें एवं बाहरी भाग वाले फसल को बाहर गिरा दें। कटने के बाद उसका दौनी कर लें और उसे तौल लें। जो भी वज़न आएगा उसे दुगना कर लें, वही प्रति हेक्टेयर उपज होगा। जब खेत में लगाए गए पौधों की जमीन को चारों तरफ से प्लास्टिक फिल्म द्वारा अच्छी तरह से ढक दिया जाता है तो उसे प्लास्टिक मल्चिंग कहा जाता है। इस विधि को अपनाने से पौधे की सुरक्षा भी होती है और उत्पादन भी बढ़ जाता है। मल्चिंग विधि से खेती करने पर खरपतवार की समस्या नहीं होती है। इसके अलावा गर्मियों में अगर मल्चिंग विधि से खेती की जाए तो यह मिट्टी में नमी को बनाए रखता है, जिससे किसान भाइयों को बार बार सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पत्ता गोभी की फसल से किसान भाई अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। सब्जी के अलावा इसे सलाद के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। किसान पत्ता गोभी की उन्नत किस्मों की बिजाई करें। आमतौर पर पत्ता गोभी फसल की अवधि 60 से 120 दिन की होती है। औसत उत्पादन 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। इसमें जो किस्में प्रचलित है वो है प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर एवं ड्रम हेड लेट। अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। आइए अब चलते हैं राजधानी के अंटाघाट सब्जी मंडी में और जानते हैं आलू प्याज के ताज़ा भाव। लाल आलू 1400 से 1600 रुपये प्रति क्विंटल, उजला आलू 900 से 1100 रुपये प्रति क्विंटल, प्याज 1400 से 1600 रुपये प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का तापमान? एक नज़र मौसम के पूर्वानुमान पर।
आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक राजधानी सहित पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। इस मौसम में किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मूंग और सभी प्रकार की सब्जियों की फसल को खरपतवार से मुक्त रखें। अभी मूंग की फलियों में कीड़ों के संक्रमण की संभावना है, इसलिए किसान भाइयों को फसल की निगरानी करने की सलाह दी जाती है। अगर मूंग की फसल पत्ती बोरर से संक्रमित है तो आसमान साफ रहने पर प्रोफेनोफोस 2 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कृषि जगत की हलचल कृषि समाचार के माध्यम से, जिसमें आपने जाना सरकार की नीतियां, तकनीक, सूचना, सफलता की कहानी। तो यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा विराम, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़े। किसान भाइयों, विराम के बाद पुनः कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अब बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की ओर। किसान भाइयों, धान की परंपरागत विधि से बुआई करने पर समय और लागत का मूल्य बढ़ जाता है, जिससे किसानों को कम मुनाफा होता है। इसलिए आज हम बात करेंगे धान की सीधी बुआई में कृषि यंत्रों के महत्व के बारे में। कृषि यंत्रों का प्रयोग कर हम लागत को कम कर सकते हैं। तो चलिए इस पर विशेष जानकारी देने के लिए मौजूद है हमारे विशेषज्ञ रामलाल। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम आपके समक्ष ऐसी जानकारियां लेकर आते हैं ताकि आपको खेती किसानी में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। और आज इसी क्रम में हम जो विषय आपके समक्ष रखने वाले हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारी खेती के लिए सीधी बुआई क्यों ज़रूरी है। और इस खास विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर रामपाल, जो वरीय वैज्ञानिक व प्रमुख हैं कृषि विज्ञान केंद्र बेगूसराय में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, परंपरागत कृषि जो प्रणाली थी उसके अपेक्षा ये सीधी बुआई अभी प्रचलन में आया है, तो सर सीधी बुआई है क्या? एक्चुअली सीधी बुआई में हम लोग क्या करते हैं कि धान का बिचड़ा उगा के रोपते नहीं हैं। सीधा धान हम लोग सीधा धान हम लोग उसमें खेत में बोते हैं, जैसे कि अन्य फसल बोते हैं। तो इसमें क्या है, जो बिचड़ा उगाने का खर्चा आता था, बिचड़ा को रोपने में लेबर का खर्चा आता था, वो खर्चा बढ़ गया। अगर हम लोग ऐसा एक अंदाज़ा बताएं तो लगभग पर एकड़ लगभग 15,000 का खर्चा आ जाता है हम लोगों को बिचड़ा उगाने में, फिर बिचड़ा को उखाड़ने में, खेत की पडलिंग करना, फिर उसको रुपाई करने में। तो अगर हम लोग सीधी बुआई कर लेते हैं तो लगभग पर एकड़ 15,000 के आसपास का खर्चा बच जाता है। इसीलिए हम लोग सीधी बुआई को प्रमोट कर रहे हैं। दूसरा कारण था कि
अभी देखिए लेबर नहीं मिल रहा। जब हमारा बुआई का समय होता, रुपाई का समय होता, तो उस समय साबर लेबर का शॉर्टेज हो जाता है। तो वो लेबर की शॉर्टेज को कम करने के लिए हम लोगों ने उसकी बुआई शुरू कर दिया है। अब ये मशीनों से होता है, मशीन बड़े आराम से जाके बुआई कर देता है। सर, दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल है कि हमारे जो किसान भाई हैं, तो इसमें एक तो देखने में ये आ रहा है कि पैदावार की थोड़ी कमी हो रही है, तो इसलिए सरकार भी जोर दे रही है कि इसको प्रचलन में लाया जाए, क्योंकि इसमें खर्चा न के बराबर है। तो सर, इसमें परेशानी क्या है कि सीधी बुआई जो किसान भाई हमारे कर रहे हैं, तो इसकी परेशानी क्या है और इसकी समस्याएं क्या हैं? एक्चुअली जो सीधी बुआई है, इसमें एक दो परेशानी ये आ रहा कि इसमें जैसे मशीन का ज़रूरत है, तो अभी सारे किसानों के साथ मशीन जा नहीं पाया। दूसरा, इसमें खरपतवार की जो समस्या आती है, ये किसान अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि खरपतवार को कैसे मैनेज करें। आपने को तो देखा होगा कि पहले धान बावक होता था, बावक के बाद धान रोपने वाला विधि आया। तो उस समय जो बावक और धान रोपने में विधि में फ़र्क यही हुआ था कि जब रोपने लगा तो पानी रुकने लगा और घास रुक गया, जिससे उत्पादन बढ़ गया। अब इसमें क्या है कि अगर समय से किसान खरपतवार का नियंत्रण नहीं करते हैं तो खेतों में खरपतवार आ जाता है, इससे थोड़ा सा उत्पादन घटता है। अगर वो किसी तरह से खरपतवार का नियंत्रण कर लें तो उत्पादन बिल्कुल नहीं घटेगा। इसमें हम लोग किसानों को बताते हैं कि अगर आपको सीधी बुआई करना है तो जब मन में आ जाए कि बुआई करना, उसी समय समझिए सबसे पहले कि आपको खरपतवार नियंत्रण करना है। तो खरपतवार पे अगर आप दिमाग लगा दीजिएगा तो खरपतवार नियंत्रण हो जाएगा, तो आपका उत्पादन भी उससे कम नहीं होगा और रोपनी का जो खर्चा है वो बच जाएगा। तो मुझे लगता है कि इससे आपकी आमदनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छी जानकारी आपके द्वारा हमारे किसान भाइयों तक पहुंच रही है। इसी क्रम में जो अगला सवाल है वह यह है कि इसकी क्या सावधानियां हैं, सीधी बुआई की जो आपने तो समस्याएं जो थी उसका निराकरण बता दिया, लेकिन इसमें सावधानी क्या बरतनी चाहिए? इसमें जो सावधानी है, जैसे हमने बोला कि समस्या सबसे ज़्यादा खरपतवार का ही है, तो सबसे बड़ा सावधानी खरपतवार में ही हमें करना होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जब ट्रेनिंग में जाते हैं या लिटरेचर लिखा हुआ मिलता है तो उसमें यही मिलता है कि जो खरपतवार की दवाई है प्री इमरजेंस पेंडिमेथिलीन, उसको 72 घंटा के अंदर पानी में डालना होता, मतलब उस खेत में स्प्रे करना होता है। लेकिन ये हम लोगों ने देखा हुआ कि खरपतवार की जो दवाई है वो बिना नमी के काम नहीं करता है। लेकिन हम बुआई इसकी कर रहे हैं मई के महीना में। मई के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, तो जैसे ही आपका खेत में जुताई होता है पूरा का पूरा पानी उड़ जाएगा। अगर आप 72 घंटा का इंतज़ार करते हैं तो हम लोग किसानों को सलाह देते हैं कि जब आप बोने के लिए जाइए उसी समय खरपतवार की दवाई भी साथ में लेके जाइए। जैसे बुआई ख़त्म हो उसमें खरपतवार की दवाई स्प्रे करिए, तब घर आइए। उससे क्या नमी बना रहेगा और वो खरपतवार की दवाई आपके खेत में अच्छा तरह से काम करेगा। दूसरा है कि अगर इसमें बुआई का समय आप लोग ये सोचिएगा कि जैसे नॉर्मल रोपनी करते हैं तो मानसून आ जाता है तो बिचड़ा डालना शुरू करते हैं, फिर उसको आप रोपते हैं। तो इसमें अगर एक बार मानसून आ गया तब फिर आप उसकी काम नहीं कर पाइएगा। तो इसीलिए मानसून आने के पहले हमें अपने खेत में इसकी बुआई कर लेना चाहिए। दूसरा है कि किसानों की जो माइंडसेट बना हुआ कि हम लोग दवाई ले आए हैं, दवाई करेंगे, तो जब वो उसमें घास दिखना शुरू हो जाता है तब दवाई के बारे में सोचना शुरू करते हैं। अगर वो लोग ये मान लें कि पैकेज में जो दिया जाता है कि 25 से 30 दिन के अंदर आप दवाई का स्प्रे उसमें कर दीजिए, तो अगर वो समय पे स्प्रे कर देते हैं तो पूरा घास कंट्रोल हो जाएगा। और ये तीनों मिथे अगर किसान कर लेते हैं तो घास कंट्रोल रहेगा और उत्पादन में कहीं कोई कमी नहीं आएगा। यही सावधानी बरतने का ज़रूरत है। तो अभी धान की सीधी बुआई कुछ ही दिनों में आरंभ हो जाएगी, या जो किसान हमारे परंपरागत पद्धति से करना चाहते हैं या सीधी बुआई करना चाहते हैं, तो इसमें सर जो आपने खरपतवार नियंत्रण के लिए जो सावधानियां बतलाया, तो तात्कालिक तौर पर, क्योंकि अब तो समय भी बहुत कम है, तो तात्कालिक तौर पर कौन सा ऐसा जो रासायनिक छिड़काव है या उसका मशीन है जिससे सीधी बुआई के लिए सुगमता हो सके? हाँ, एक अभी खरपतवार के लिए ना हम लोगों को क्या देखना, अगर हम लोग सीधी बुआई करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा जो खरपतवार है उसमें पुराना वाला जो धान का बीज है। अगर पुराना वाला धान का बीज आपके खेत में है तो सबसे पहले उसको जमाना होगा। जमाने के लिए हम लोग बोलते हैं कि एक बार अगर आपको करना है तो आज खेत में बढ़िया सा पटवन कर दीजिए, अच्छा सा पानी भर दीजिए और तीसरे दिन एक बार फिर भर दीजिए। तो जो कुछ भी उसमें धान का होगा वो सारा का सारा जन्म जाएगा और हम लोग उसको
जैसे जुताई करेंगे तो वो फिर सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। और अगर धान का जो पुराना वाला बीज है उसको हम ख़त्म नहीं कर पाए तो कोई ऐसी दवाई नहीं है कि जो धान को मारे। तो सबसे पहला तो इसको करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा उसके बाद मशीनों का, अगर आपके पास मशीन उपलब्ध है तो जीरो टिलेज मशीन से करिए, उसके लिए सूखे में करना होता। अगर लगता है कि आप मानसून आ गया और आप नहीं कर पा रहे हैं फिर भी आप डायरेक्ट सीडर करना चाह रहे हैं तो ड्रम सीडर आता है, आप ड्रम सीडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल कृषि विश्वविद्यालय ने एक मशीन डेवलप करा है, पैडी वीट सीडर। वो छोटे छोटे किसानों के लिए है कि अगर खेत जोता हुआ है तो उसमें बीज रख के वो उसको चला सकते हैं, उसके लिए ट्रैक्टर का ज़रूरत नहीं है, तो उसका भी व्यवहार करके किसान अपना काम कर सकते हैं। सर, एक सीधी बुआई के लिए जो सबसे ज़्यादा जो प्रयुक्त एक खास संदेश जो हम आपका किसानों तक पहुंचाना चाहेंगे, जो हमारे किसान भाइयों के लिए प्रेरणा स्रोत हो और उनके लिए लाभदायक सिद्ध हो। मैं सारे किसानों से कहना चाहता हूं कि वो धान की सीधी बुआई करें। इससे एक तो लेबर का जो समस्या है उससे हम लोग निजात पा सकते हैं। दूसरा, आप लोग देख रहे होंगे कि पर्यावरण में पानी का जो समस्या है घटता जा रहा है, कि पानी का लेवल घटता जा रहा है। हम लोग और बिहार जैसे जगह पे हम लोग देखें बाढ़ हमारी एक बड़ी समस्या बना हुआ। अगर हम लोग खेत में कन्वेंशनल कदवा करके धान लगाते हैं तो हमारा सारा पानी बह जाता है। अगर हम लोग सीधी बुआई करते हैं तो पानी ज़मीन में जाएगा जो कि दूसरे सीजन में हमें सिंचाई के लिए उपलब्ध होगा और हम पीने के लिए भी पानी का व्यवस्था कर सकते हैं। दूसरा, कदवा करने में ना मिट्टी बिल्कुल हार्ड हो रही है, जिसमें हार्ड पैन बन रहा है, मिट्टी में हवा पानी जाने की शक्ति धीरे धीरे घटी जा रही है, उसमें कीड़े बीमारी और घास फूस बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम सीधी बुआई करते हैं तो इन सब से हमें निजात मिलेगा और बहुत लंबे समय तक हम लोग खेती कर पाएंगे। तो देखा किसान भाइयों, जैसा कि हमारे विशेषज्ञ ने बतलाया कि सीधी बुआई को प्रचलन में लाकर आप अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ कर सकते हैं और ये सरकार भी अब इसको प्रचलन में लाने का भरपूर प्रयास कर रही है कि सीधी बुआई बहुत ही अच्छा विकल्प है परंपरागत कृषि प्रणाली की अपेक्षा। तो इतनी अच्छी और बेहतरीन जानकारी के लिए हम अपने विशेषज्ञ का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी आपने जानकारी ली धान की सीधी बुआई में कृषि यंत्र के महत्व के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं पशुधन के बारे में। पशु हमारे आर्थिक जीवन का आर्थिक आधार होता है। यदि पशुओं में किसी प्रकार की समस्या होती है तो हमारी आर्थिक परिस्थिति खराब हो सकती है। तो इसलिए आज हम बात करेंगे पशुओं में रिपीट ब्रीडिंग की समस्या के बारे में और इसके उपचार के बारे में। तो चलिए इस पर विशेष जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर SK शीतल। किसान भाइयों, आप लोग पशुपालन भी करते हैं और जब आपका कोई पशु गर्भधारण नहीं कर पाए, बार बार प्रयास करने के बाद भी वो सफल ना हो पाए, तो उसको हम लोग कहते हैं रिपीट ब्रीडिंग। तो रिपीट ब्रीडिंग क्या है और कैसे यह बड़ी समस्या बनती है और कैसे इसका निदान किया जाए, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर SK शीतल, जो बिहार वेटनरी कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि रिपीट ब्रीडिंग क्या है। देखिए, रिपीट ब्रीडिंग की समस्या पशुओं में होती है। इसमें पशु को बार बार गाभिन कराया जाता है और गाय या भैंस गाभिन नहीं हो पाती है। इसको रिपीट ब्रीडिंग बोलते हैं। जबकि इसमें है कि सीमेन है, या तो सीमेन से करा रहे हैं, कृत्रिम गर्भधारण करा रहे हैं, या बूल से भी करा रहे हैं। दोनों कंडीशन में गाभिन नहीं होगी, उसी को रिपीट ब्रीडिंग बोलेंगे। और इसमें किसान को बहुत ही आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि आप इसमें फीड कॉस्ट जो आप खाना खिला रहे हैं, पशु को जो चारा दे रहे हैं, उसमें लगते जाएगा और काफ़ी दिनों तक गाय गाभिन नहीं ठहर पा रही है। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि बड़ी समस्या बन सकती है रिपीट ब्रीडिंग, क्योंकि ये जो समस्या है किसान भाई को बड़ी है। तो इससे बचाव के क्या क्या तरीके हैं और क्यों होता है यह बीमारी? तो सबसे पहले यह कि क्यों होता है। तो रिपीट ब्रीडिंग के मुख्यतः 2 कारण होते हैं, जिसमें बोलते हैं कि अंडाणु और शुक्राणु का नहीं मिलना। यानी समय पर यदि नहीं मिल पाता है तो आपको भ्रूण बनेगा ही नहीं। और दूसरा कारण है कि भ्रूण बनता है लेकिन भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। ये 2 प्रमुख कारण हैं। और इस जो 2 प्रमुख कारण हैं, इसके भी बहुत सारे कारण हो जाते हैं। जैसे अंडाणु और शुक्राणु का नहीं मिलना जो प्रथम कारण है, इसमें है कि जैसे गाय गर्म हो रही है और गर्मी के समय का पता किसान भाई नहीं लगा पाते हैं कि किस समय कृत्रिम गर्भधारण कराना है। तो इससे क्या होगा, रिपीट ब्रीडिंग की समस्या हो जाती है।
इसके साथ में है कि अंडा समय पर नहीं निकल रहा है किसी गाय को, और गाय बहुत देर तक गर्म रहती है। उस समय आप सीमेन डलवाते हैं या एआई कराते हैं तो उसमें भी गर्भधारण नहीं हो पाती है। दूसरा है एम्ब्रियोनिक डेथ, जो एम्ब्रियो बना या भ्रूण बना उसका मृत्यु हो जाता है। तो जब भ्रूण बनता है पशु के गर्भाशय में, तो भ्रूण को भी एक न्यूट्रिशन के लिए, जैसे दूध किस बच्चे को ज़रूरत है, उसी तरह एक दूध का स्राव होता है अंडा से, माने बच्चेदानी में, और वो बच्चेदानी में जो स्राव होगा वो उसको पोषण देता है। तो ये पोषण हार्मोन के कारण होता है, जिसको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बोलते हैं। और ये इस हार्मोन के जब कमी हो जाएगा तो वो दूध कम से कम बनना शुरू होगा, और इसके बाद में ये भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। इससे रिपीट ब्रीडिंग की समस्या आ जाती है। जी, इस समस्या से निपटने के लिए हमारे किसान भाई क्या क्या सावधानी बरत सकते हैं ताकि यह समस्या उनके पशुओं में ना हो? देखिए, रिपीट ब्रीडिंग की समस्या 2 लेवल पर हम लोग इसको सावधानी बरत सकते हैं। एक किसान लेवल पर, और दूसरा जो आपको कृत्रिम गर्भाधान करा रहे हैं एआई वर्कर है उसके लेवल पर। तो किसान लेवल पर आप समस्या का समाधान कराना चाहते हैं तो किसान भाइयों को एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी गाय में जो गर्मी के क्या क्या लक्षण हैं आपको पता रहना चाहिए। जो जैसे गाय में निगार आती है, उसके साथ में गाय है कि माउंट करता है एक दूसरे गाय के, 2-4 या झुंड में गाय है तो माउंट करता है, तो ये पता रहना चाहिए। इसके साथ साथ आप गर्मी का जब पता लगाते हैं तो आप सुबह में अगर गर्मी में आ रही है तो आपको पता रहना चाहिए कि शाम तक हमको कृत्रिम गर्भाधान करा लेना है, या शाम में गर्म हो रही है तो सुबह तक कृत्रिम गर्भाधान करा रहा है। क्योंकि समय पर गर्भाधान कराना भी ज़रूरी होता है जब हमारी गाय या भैंस गर्म हो जाती है। कई बार उसके लक्षण समय पर पता नहीं चलता है, उसके कारण भी देरी हो जाती है। तो क्या क्या लक्षण है, कैसे किसान भाई समझेंगे कि हमारा जो पशु है भैंस या गाय वो अब गर्भाधान के लिए तैयार है? पहले देखिए कि जब हीट में आती है तो हीट का साइकिल गाय और भैंस में 18 से 21 दिन का होता है। तो हर किसान को ये पता रहता है कि मेरी गाय है कि 18 दिन में गर्म हो रही है या 21 दिन में गर्म हो रही है। तो जैसे ही 18 दिन पूरने वाला है तो 1-2 दिन पहले से गाय या भैंस को सघन निगरानी में रखिए। 3-4 बार ज़रूर उस बारे में जाइए और देखिए कि कोई थोड़ा सा निगार भी आया है कि नहीं। यदि निगार आया है तो ज़रूर पशु चिकित्सक के संपर्क करें कि ये निगार हीट का है, गर्मी का है कि नहीं। यदि गर्मी का है तो आप सीमेन डलवा सकते हैं समय पर, और समय पर गाभिन करा सकते हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने। क्योंकि हमारे किसान भाई के लिए बड़ी समस्या है तो इसका उपचार भी होना चाहिए। अगर पता चल जाए बीमारी है तो इसका क्या क्या प्रमुख उपचार है? हमारे किसान भाई कहाँ पर जाएं जब ये समस्या उनको होती है? तो देखिए, रिपीट ब्रीडिंग में होता है कि बीमारी का कुछ पता नहीं चलता है, और गाय हर 18 से 21 दिन में गर्मी में आती है। तो इसी कारण से होता है बहुत लोग किसान जो कहते हैं डॉक्टर से संपर्क नहीं करते हैं, जबकि ये जटिल समस्या है और ज़रूर संपर्क करना चाहिए। कि हो सकता है कि निगार में हल्का इन्फेक्शन हो और हमारे आँखों से ओझल हो रहा हो, तो निगार का जांच करवा सकते हैं। इसके साथ आप एआई वर्कर जो आते हैं एआई करने, कृत्रिम गर्भाधान करने, तो आपको देखिए कि प्रॉपर थॉइंग बोलते हैं, जो सीमेन स्ट्रॉ हमारा फ्रोजन सीमेन रहता है वो निकाल करके हल्का सा गर्म पानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 30 सेकंड के लिए रखा जाता है। तो उसको ज़रूर, पानी को आपका टेम्परेचर ज़रूर नापना ज़रूरी है। गाय या भैंस के ब्रीडिंग में तापमान का भी खास भूमिका होता है, क्योंकि भीषण गर्मी का समय है। ऐसे में कितना जोखिम भरा हो सकता है रिपीट ब्रीडिंग का कार्य? देखिए कि रिपीट ब्रीडिंग में तापमान का तो अंतर होता है। आप एक बार सीमेन स्ट्रॉ निकाल लिए तो तुरंत 5 मिनट के अंदर में ही सीमेन को दे देना है। और सीमेन जब डिपॉजिट कर रहे हैं गाय या भैंस के बच्चेदानी में, तो आप ध्यान रखें कि इतनी गर्मी में आप किसी छाया वाले जगह पर ही सीमेन प्रदान करें। और इसके साथ साथ 2-3 हार्मोन्स आते हैं। यदि गाय आपकी रिपीट कर रही है 2-3 बार में, जैसे रिसेप्टल GnRH का हार्मोन आता है, गाइनारिच के नाम से आता है, तो आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ये दवा लगवा सकते हैं सीमेन देने के साथ साथ, तो आपकी गाय ठहरने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो किसान भाइयों, आपने देखा डॉक्टर SK शीतल जी ने पशुओं में रिपीट ब्रीडिंग की समस्या और उससे बचाव के बारे में कितनी अच्छी जानकारी दी। उम्मीद है इनके सुझावों से आप इस समस्या से निजात पा सकेंगे। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
किसान भाइयों, अभी आपने जानकारी ली पशुओं में रिपीट ब्रीडिंग की समस्या और इसके उपचार के बारे में। तो ऐसे ही नई जानकारियां और नए विषय को लेकर हम होंगे आपसे रूबरू अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए हमें और हमारी कृषि दर्शन टीम को दे इजाजत। नमस्कार।